नमस्कार साथियों, श्रीवत्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 10 में रसायन विज्ञान विषय के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से रिलेटेड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ देखने जा रहे हैं। प्रश्नों को हम फिर से वही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में देखेंगे। चलिए तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करें। पहला प्रश्न हमारे पास में है, वन संपदा का उदाहरण है। ठीक है, तो अब देखिए, जल, मिट्टी, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन हैं, लेकिन लकड़ी ये हमें वन संपदा से प्राप्त होने वाला रिसोर्सेज है। तो वन संपदा का उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, घर में बिजली के बल्ब का स्विच बंद करके उसे व्यर्थ में नहीं चलने देना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? हम जब भी घर से बाहर जाते हैं या हमारा किसी रूम में काम नहीं है तो हम वहाँ पर जो बिजली का स्विच है वो ऑफ कर देते हैं। तो बिजली के स्विच को ऑफ करना और बिजली को बचाना निम्न में से किसका उदाहरण है? ये पुनर्चलन या रिसाइकलिंग है, यह पुनरुपयोग या रीयूज है, या यह कम उपयोग या रिड्यूस है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम कहेंगे यह कम उपयोग या रिड्यूस यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी बिजली का कम उपयोग है। ये तीनों जो हैं वो हमारे आर यानी रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आर जो है वो हमारे प्राकृतिक स्रोतों और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख करें। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृति, देखिए प्राकृतिक का मतलब हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, यानी वो जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपके कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन। इनमें मैन या मानव का किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, यानी आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज नहीं है, प्रकृति से हमें डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। तो कौन से होंगे? तो जल यानी वाटर, ये भी हमारा प्राकृतिक रिसोर्सेज में आता है। हम जानते हैं पृथ्वी का लगभग 70% पार्ट जो है वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज में जल के रूप में है। मृदा या सॉइल, ये भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज में ही आता है, और एयर यानी वायु, ये भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। तो ये तीनों ही जो है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक का मतलब जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, हम जिसको शुरू से ही काम में लेते जा रहे हैं। तो निम्न में से ऊर्जा का क्लासिकल या पारंपरिक स्रोत कौन सा है? देखिए, पहला है आपका कोल या कोयला। पुराने जमाने से ही हम इसका उपयोग करते जा रहे हैं, तो कोयला हमारा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस, जो अपन गोबर गैस होती है उसको काम में लेते हैं, ये तो हमें नए जमाने में यानी अभी कुछ समय पहले से ही उपयोग करने लगे हैं, तो ये हमारा पारंपरिक स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी, ये भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, ये भी पारंपरिक स्रोत नहीं है। और विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा, ये भी हमारा पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा हो गया? कोल या कोयला, जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, अनवीकरणीय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है, जो समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्या है? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी जो मॉडर्न डे के लिए हम लोग एनर्जी सोर्सेज को काम में लेते हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं या जिनके अकूट भंडार हमारे पास में है, जिनको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, ऐसे ऊर्जा का हमारे पास गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो देखिए, कोयला ये हमारा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, समय के साथ खत्म होने वाला है। सो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं, जैसे हमारे जो पेट्रोल डीजल वगैरह होते हैं, वो भी हमारे क्या है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा जो है वो हमारा क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है। गैर पारंपरिक का मतलब जो लंबे समय से हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, या जो रिसेंट टाइम में जो हम जिसका उपयोग कर रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा जो हमारा है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। प्रदूषण मुक्त का मतलब, जैसे हम अगर मान लीजिए कोई बायोफ्यूल्स हम लोग काम में ले रहे हैं, जैसे कोयला या पेट्रोलियम को अगर अपन काम में ले रहे हैं, तो कोयला पेट्रोलियम जो है वो आपके जनरली क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और जब इन हाइड्रोकार्बन्स को हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करते हैं या जलाते हैं, तो यहाँ से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। साथ ही बहुत सारे प्रदूषक भी यहाँ पर निकलते हैं, जैसे
सल्फर के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाएगी। तो ये सारी की सारी जो ऊर्जा स्रोत हैं वो क्या करेंगे, वायुमंडल में प्रदूषण कर देते हैं। तो इनसे क्या होगा, प्रदूषण हो जाता है। तो ये है प्रदूषण वाले ऊर्जा स्रोत। तो कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत भी होते हैं जिनका उपयोग करने पर ये प्रदूषक तत्व वहां पर रिलीज नहीं होते, प्रदूषण नहीं फैलाते, या जिनके होने से प्रदूषण बढ़ता नहीं है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत हमारे कहलाते हैं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के स्रोत। जैसे सोलर एनर्जी जो है हमारा प्रदूषण मुक्त एनर्जी सोर्सेज होता है, जिसमें अपन सूर्य की ऊर्जा को डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। ऐसे ही विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा, ये भी हमारा क्या है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। ऐसे ही जल विद्युत ऊर्जा, ये भी हमारा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए फिर से हम कहेंगे प्राकृतिक यानी वो जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक नहीं है इसका मतलब कौन सा है, मैन मेड है या आर्टिफिशियल है या मानव के द्वारा बनाया गया है। तो निम्न में से कौन ऐसा संसाधन है जो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो देखो जल, ये तो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है, इसको बनाने में आदमी का किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और हमारा मृदा, ये भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। वायु, ये भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी वायुअंश जो होते हैं वो हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो सबसे पहले हम ये सीखें ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जहां पर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी की सतह से लगभग कुछ ऊंचाई पर हमारे चारों ओर वायु का एक आवरण पाया जाता है, जिसको अपन वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कह देते हैं। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कह देते हैं। अब यहाँ पर रहने वाले जो सजीव हैं, इन सजीवों के द्वारा होने वाले लगातार जैविक क्रियाओं की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहेगी। साथ ही हम जो ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, उस ऊर्जा के उपयोग से क्या होगा कि अर्थ टेम्परेचर या अर्थ सरफेस जो है, या फिर हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसका तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, और लगातार इसका तापमान बढ़ने से हमारे ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसी को अपन क्या कह देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या यह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या अमोनिया है। तो हम कहेंगे दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब हुआ कि अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर, जो औसत तापमान है, वो औसत तापमान का बढ़ जाना। और जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में औसत तापमान बढ़ेगा, तो औसत तापमान बढ़ने से क्या होगा, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे। अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो हमारे वाटर रिसोर्सेज यानी समुद्र या महासागर जो है, उनका वाटर लेवल बढ़ेगा, और उनके वाटर लेवल बढ़ने से हमारे समुद्र या उनके आसपास के जो एरिया हैं वो सारे के सारे सबमर्ज हो जाएंगे, यानी पानी में डूब जाएंगे, और वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है वो हमारी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। कहीं पर कभी सर्दी के मौसम में तेज गर्मी होने लग जाती है, या वर्षा का जो चक्र है वो अनियमित हो जाता है। ये सारे के सारे जो परिणाम है वो किसके होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के होते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेन जो प्रोडक्ट है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कहाँ से रिलीज होगा, फ्यूल्स जो हम काम में लेते हैं, ईंधन जो हम काम में लेते हैं, उसके कंबशन से जो गैस रिलीज होती है वो जनरली हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। देखिए बायोगैस यानी वो जो गोबर गैस जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी बायोगैस है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास में है H2 यानी हाइड्रोजन, इसको अपन बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए हमारे पास में दे रखा है CH4 या मेथेन। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, CH4 या मेथेन, जिसको अपन गोबर गैस भी कह देते हैं, या इसी को अपन अगर IUPAC के अलावा जो नॉमेनक्लेचर हमारा है वहां पर हमने सीखा है कि दलदल भूमि जो होती है उसमें ये गैस पाई जाती है, इसी वजह से दलदल के नाम से इसका नाम ओरिजिनेट होता है, तो इसको अपन मार्श गैस भी कह देते हैं। तीसरा हमारे पास में ऑप्शन है C2H6 जिसको अपन कहते हैं एथेन, और चौथा हमारे पास में है
C4H10 जिसको अपन कहते हैं ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन तो हमारे किसका, एलपीजी का मेन कंपोनेंट होती है। ब्यूटेन किसका कंपोनेंट है, अपने एलपीजी का मेन कंपोनेंट है। तो ये तो हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में काम में ले लेते हैं, जो हमारे घरों में रसोई गैस के रूप में काम में ली जाती है। तो मेथेन या गोबर गैस या दलदल से प्राप्त होने वाली मार्श गैस जो है वो आपके बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारे प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है और एक कार्बन वाला एल्केन होता है। ठीक है, क्या है ये, एक कार्बन वाला एल्केन आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो सबसे पहले आप कंसीडर करें ये बांध क्या चीज होती है कि भाई जैसे जल का जो प्रवाह होता है, हमें जल को अगर कहीं स्टोर करके रखना है, जैसे नदी का पानी है जो लगातार बह के निकल जाता है, जैसे ही बरसात आती है बरसात के साथ साथ नदी का पानी बहकर निकल जाता है। तो अगर हम लंबे समय तक उस नदी के पानी को यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, नदी के पानी को एक जगह स्टोर करने के लिए बांध बना लेते हैं। और बांध बना करके क्या होगा, हम उस पानी को रोक लेते हैं, या जो लगातार रन ऑफ वाटर होता है, नदी का पानी बहकर समुद्र में चला जाएगा तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये जो पानी होता है इसको अपन स्टोर करके रखते हैं, और स्टोर करने के लिए हम बांध का निर्माण कर लेते हैं। तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, ये आपसे प्रदेश यानी राज्य का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या यह बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो हमें पता है यह है उत्तराखंड जो आपका प्रदेश है उसमें टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। दैट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, सुरंगम किस प्रदेश की जल संग्रहण व्यवस्था का नाम है। तो देखिए वाटर स्टोरेज करने की जो टेक्नोलॉजी है, ये इस वाटर स्टोरेज करने की प्राचीन टेक्नोलॉजी के नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया दैट सुरंगम किस प्रदेश की जल संग्रहण व्यवस्था का नाम है। तो केरल की जल संग्रहण व्यवस्था को हम सुरंगम के नाम से जानते हैं। दैट ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, यानी वो जो पर्यावरण की सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला फैक्टर है, वो कौन सा है। देखिए पैदल चलना, इससे पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, यानी पर्यावरण के अनुकूल है। साइकिल से चलें तो साइकिल से चलने में भी किसी तरीके का कोई बाई प्रोडक्ट या कोई हानिकारक गैस वगैरह रिलीज नहीं होती, इसलिए ये भी हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। मोटरसाइकिल से चलना, तो हम जानते हैं मोटरसाइकिल जो है वो किससे चलेगी, फ्यूल से चलेगी, और फ्यूल अपना क्या हो जाएगा, पेट्रोल या हाइड्रोकार्बन जो होता है, पेट्रोलियम कंपोनेंट जो होते हैं, जब ये बर्न होंगे तो इनके बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और ये तीनों ही गैसें जो है वो खतरनाक गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं, जिनकी वायुमंडल में अगर मात्रा बढ़ती है तो वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ने से वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। तो कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, हम कहेंगे मोटरसाइकिल चलाना या कार व्हीकल का उपयोग करना, ये मोटरसाइकिल चलाना हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए अब ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वो दो तरह के आपके हो सकते हैं। पहले जो होंगे वो होंगे अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, और दूसरे जो हो जाएंगे उनको हम कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, तो देखो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जिनको अगर हम यूज करें और यूज करने के बाद में जब ये खत्म हो जाए तो खत्म होने के बाद में इन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, यानी एक बार अगर ये खत्म हुए तो इनका दोबारा प्रोडक्शन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वहीं नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जिनको हम यूज करें, ये खत्म हो जाएं, उसके बाद हम इनका रिप्रोडक्शन यानी दोबारा उत्पादन कर सकते हैं या इनको दोबारा उपयोग के लिए हम बना सकते हैं। ऐसे सारे के सारे एनर्जी सोर्सेज हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो जाते हैं। जैसे अब देखिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हमारे कौन कौन से आएंगे, जैसे कोयला है, हम जानते हैं कोयला हम खदानों से खोद कर निकालेंगे, और एक कोयला जो है उसके प्रकृति में भंडार सीमित है, एक बार कोयला निकलना खत्म हुआ या कोयले का प्रोडक्शन बंद हुआ उसके बाद में आप कोयले को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कोयले का जो प्रोसेस होता है बनने का वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, और इतने लंबे समय के लिए हम कोयला बनाने के लिए निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो जाएगा। ऐसे ही देखिए पेट्रोलियम, ये जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं
वो भी धरती में होने वाली उथल पुथल की वजह से जो हमारा बायोम, जो हमारे जीवधारी है जो धरती के अंदर दब जाते हैं, उनको लंबे समय तक प्रोसेस होता है, 250, 300, 500 सालों तक जब ये प्रोसेस होते हैं तब कहीं जाके कोयला या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसें जैसे हमारे प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। कौन कौन से, कोयला हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुए या नेचुरल गैसेज जो हुए, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। वहीं बायोगैस जो है ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होता है। तो बायोगैस इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। अब देखिए सौर सेल का काम क्या, सौर सेल मतलब ये जैसे हमारे पास में देखिए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको अपन बोलते हैं सन, और ये क्या करेगा, ये हमें लाइट के रूप में एनर्जी देता है। तो सोलर सेल में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे पदार्थ का रिसेप्टर बना देते हैं जो इस सनलाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सके, अधिकतम अवशोषण कर सके, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करके इसको क्या करेगा, इस सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अब देखिए सोलर सेल यानी सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हम कंपोनेंट काम में लेंगे वो कंपोनेंट हमारे क्या होने चाहिए कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने चाहिए, यानी विद्युत के सुचालक होने चाहिए। अब ये देखिए इनमें से प्लास्टिक हमारा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होगा। यूरेनियम जो होगा वो एक्सप्लोसिव होता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में काम में लिया जाता है। तो सिलिकॉन इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अर्धचालक बनाने के लिए मेनली उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में हम किसका उपयोग करेंगे, सिलिकॉन का उपयोग करेंगे। सिलिकॉन यानी एटॉमिक सिंबल अगर अपन देखें तो यह इसका क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हमारे पास में है, प्रदूषण बढ़ने और संसाधनों के क्षीण होने के कारण है। अब लगातार जो हम देख रहे हैं कि भाई प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए इश्यूज अगर कंसिडर करें तो प्रदूषण हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, और नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। तो उनके लिए इनमें से कौन से फैक्टर यहाँ पर हमारे जिम्मेदार हैं। तो देखिए पहला फैक्टर हमें दिया हुआ है शहरीकरण। इसमें हमने क्या किया कि हमारे आसपास के जो वन क्षेत्र थे उन वन क्षेत्रों को काट करके, और जहाँ हमारे खेत खलिहान या जंगल हुआ करते थे उनको काट करके हमने उनकी कॉलोनी बना ली, सिविलाइजेशन या रहने के लिए मकान वगैरह बना लिए। तो उससे हम नए शहरों की जो सीमा है उसको बढ़ाते जा रहे हैं और वनों को लगातार कम करते जा रहे हैं। अगर वन नहीं होंगे तो हमारे द्वारा निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, जो हमारे फ्यूल से या हमारे व्हीकल से निकलेगी, उसका रीयूज करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास पेड़ नहीं है। लगातार क्या होगा, प्रदूषण हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो शहरीकरण भी क्या है, एक प्रदूषण को बढ़ाने वाला हमारा फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए औद्योगिकीकरण। इसमें हमने क्या किया कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती चली गई, जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ा, नए नए उद्योग लगाने चले। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें क्या होगा, नए नए उद्योग लगाने पड़ेंगे। और जैसे जैसे ये हमारे नए नए उद्योग बढ़ते चले जाएंगे, उन उद्योगों की पावर सप्लाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सोर्सेज यानी कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो लगातार उपयोग में लेने पड़ेंगे, जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधन कम होते चले जाएंगे और लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा। यानी औद्योगिकीकरण जो है वो भी आपके किसका, प्रदूषण बढ़ाने और संसाधनों के क्षीण होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसा ही जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसके उपयोग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नए नए उद्योग लगाने पड़ेंगे, साथ ही रहने के लिए हमें नए नए शहर या कॉलोनीज डेवलप करनी पड़ेंगी। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं वो बेसिकली किसके लिए, जनसंख्या की वृद्धि की, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है। इस वजह से जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, ये तीनों ही हमारे इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। किसके लिए, प्रदूषण को बढ़ने के लिए और संसाधनों के क्षीण होने के लिए। तो इनमें से सभी हमारा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है। देखिए तो अगर आप बात करें कि हमारे जो पुराने जमाने के बसे हुए शहर हैं जो हमारी खुदाई से प्राप्त होते हैं, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति की भी अगर अपन बात करें तो हमने देखा है कि हमारे पुराने ज़माने में भी क्या था, वाटर स्टोर करने के लिए, रेन वाटर जो होता है, बरसात का जो पानी है उसको स्टोर करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जैसे हम कुएं बावड़ियाँ बना लेते थे या नालियों के द्वारा पानी को हम अपने एक स्टोर में, एक टाँका जो होता है उसमें स्टोर करके रख लिया करते थे। तो इनमें से
कौन ऐसी विधि है जो जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है? तो देखिए कट्टा, सुरंगम और खादीन, ये तीनों जो विधि है वो प्राचीन समय में हमारे द्वारा जल के उपयोग करने के लिए उपयोगी विधि है। वहीं बोरवेल, ये बोरवेल क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, अभी ग्राउंड वाटर जो होता है हमारी जमीन के अंदर जो पाए जाने वाला पानी है, उस ग्राउंड वाटर को हम अपने यूज करने के लिए निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। उस टेक्निक को अपन क्या कह देते हैं, बोरवेल कह देते हैं। तो ये जल संचय का नहीं, जल का उपयोग करने की हमारी विधि है, और इसके द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी प्राचीन विधि नहीं है? बोरवेल की विधि जो है वो जल संचय की विधि नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पुनरुपयोग यानी रिसाइकल, रीयूज जिसको अपन कहते हैं, पुनरुपयोग सबसे अच्छा कार्य है क्योंकि इसमें होती है। तो देखिए कोई भी एक बार जो हमने संसाधन कोई भी हमने काम में लिया, अगर उस संसाधन का हम दोबारा उपयोग कर लेते हैं, दोबारा क्या कर लें, उसका उपयोग कर लेते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे रीयूज या पुनरुपयोग। उससे क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होगी, पदार्थ की खपत जो है वो कम हो जाती है, पदार्थ की जो खपत है वो क्या हो गई, कम हो जाती है। ऊर्जा का अपव्यय भी क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों की क्या हो रही है, यहाँ पर बचत हो रही है। हम अधिक मात्रा में पदार्थ भी काम नहीं ले रहे, उसको भी कंज्यूम होने से बचा रहे हैं, और साथ ही ऊर्जा को भी कंज्यूम होने से बचा रहे हैं। तो पदार्थ एवं ऊर्जा की बचत इससे हमारी हो जाती है। ये हमारा क्या होगा, बेस्ट यूज हो जाएगा किसका, रीयूज करने से हम पर्यावरण को प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं या पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले निम्नांकित कार्यों में से कौन सबसे अच्छा है? तो देखिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमने कहा कि हम जो 3R का कंसेप्ट है उसको काम में लेंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिसाइकल करेंगे, उसके बाद में हम रीयूज करेंगे, और उसके बाद में हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रिसाइकल का मतलब जो हम एक बार प्राकृतिक संपदा को काम में ले चुके हैं, हम उसको दोबारा उपयोगी बनाएंगे, यानी पुनर्चलन या रिसाइकल जिसको अपन कहते हैं। दूसरा, अगर हम एक बार किसी चीज को उपयोग ले चुके हैं तो हम कुछ ऐसा उपयोग करेंगे कि उसको अपन दोबारा काम में ले सकें, यानी रीयूज हम उसको कर सकें। और तीसरा, अगर हमारे जरूरत की कोई, आवश्यकता की कोई चीज है जो हम उसको काम में ले रहे हैं, तो हम उसको उतना ही काम में लें जितना हमें वो जरूरी है। ठीक है, हम उसको एक्सेस में व्यर्थ नहीं गवाएं, यानी हम रिड्यूस करें, उसमें उपयोग में कमी अगर हम कहीं कर सकते हैं तो उसका कम उपयोग हम करें। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम ये 3 उपाय अपनाते हैं, उनमें से कौन सबसे अच्छा है, तो हम कहेंगे तीनों में से तीनों ही, यानी ऑल ऑफ द इज जो है, ये तीनों ही जो है वो हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने में हमारे सबसे अच्छे उपाय हो सकते हैं। कौन कौन से, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस, यानी पुनर्चलन, पुनरुपयोग और कम उपयोग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, प्रश्न संख्या 19 हमारा है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा है। अब देखिए अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट, इसको अपन कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक बार हमने कोई प्रोडक्ट काम में लिया और उस प्रोडक्ट को हम काम में लेने के बाद में वेस्ट के रूप में छोड़ देते हैं। तो अब ये वेस्ट का निस्तारण करना हमारे लिए अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो अपन इस वेस्ट से बेस्ट कैसे बनाएं, ये अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा है, जिसमें हमें क्या करना होगा, हमें वेस्ट में से ही कुछ काम की चीजें ढूंढ करके उन्हें रिसाइकल करना होगा, उन्हें रीयूज करना होगा, और जो हमारे जरूरी है केवल हम उतना ही उपयोग करें, जो नेसेसिटी नहीं है उसका कम यूज करें या उसको व्यर्थ नहीं गवाएं। ये वेस्ट प्रबंधन की हमारी नई कंसेप्ट है, जिनको अपन 3R के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हमारा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? देखिए नवीकरणीय के लिए हमने कहा कि वो जो अगर एक बार कंज्यूम करने पर खत्म हो जाता है तो हम उसको दोबारा उत्पादित कर सकते हैं, जिसका पुनः उत्पादन संभव है, ऐसा एनर्जी का जो सोर्स है उसको अपन नवीकरणीय एनर्जी रिसोर्सेज या नवीकरणीय एनर्जी संसाधन कह देते हैं। तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें, ये तीनों तो हमारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, लेकिन प्लांटेशन या नए नए प्लांट को लगा करके हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी का जो हरा भरा क्षेत्र है यानी वन संपदा जो है उसको अपन बना सकते हैं। इसलिए नवीकरणीय एनर्जी का सोर्सेस क्या हो जाएगा आपका,
वन आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो देखिए, मिट्टी का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए हमारा नहीं होता, तांबे का उपयोग भी बिजली उत्पादन के लिए हम नहीं करते, लोहे का उपयोग भी हम नहीं करते। वहीं पवन यानी विंड एनर्जी जो होती है, वायु ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा जो है, उसका अपन बिजली के उत्पादन के उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम जल ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं, जहां हम बांध बना करके पानी को रोकते हैं और फिर उस बांध से जो पानी है उसको तेजी से अपन टरबाइन पर अगर गिराते हैं तो टरबाइन के घूमने से क्या होती है, बिजली बनती है, यानी जल ऊर्जा के रूप में भी अपन उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी नाभिकीय ऊर्जा जो होती है उसको भी अपन एनर्जी प्रोडक्शन में या ऊर्जा उत्पादन में उपयोग कर सकते हैं। और सोलर एनर्जी यानी सूर्य की जो ऊर्जा है उसको भी अपन बिजली के उत्पादन में उपयोग कर सकते हैं। तो विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, अपनी नाभिकीय ऊर्जा और सोलर एनर्जी जो है, इन सभी का उपयोग हम किसके लिए, बिजली उत्पादन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर पवन हमारा है, इसलिए विंड एनर्जी जो है हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वर्षा का जल संचयन करता है। अभी देखिए, वर्षा का जल संचय करना, हम क्या करें कि बरसात का जो पानी है उसको अपन इकट्ठा कर लें और उस इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, उसको ग्राउंड वाटर में डाल देते हैं। तो ग्राउंड वाटर में डालने से क्या होगा, हमारा जो भूमिगत जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका लेवल मेंटेन रहेगा या उसका लेवल बढ़ जाएगा। हमारे कुओं में पानी आ जाएगा, हैंडपंप में पानी आ जाएगा या बोरवेल में हमारे जल स्तर बढ़ जाता है। तो वर्षा के जल संचयन करने से क्या होता है, ग्राउंड वाटर का पानी रिचार्ज हो जाता है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। तो हम निम्न में से वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए क्या करें, हम बाढ़ को रोककर, पेड़ काटकर या वनों का उपयोग नहीं करके। देखो, ये तीनों काम जो है वो प्राकृतिक है, तो ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन नए अगर पेड़ लगाएं तो नए पेड़ लगा करके हम हमारी प्रकृति में जो वनों का क्षेत्रफल है या हमारे अर्थ में जो स्थलीय भागों में वनों का क्षेत्रफल है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जिसमें हमने मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।